Okay, so good afternoon, all of you. We'll start. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो 2A स्लैब है, 2A स्लैब में कौन कौन से डिजाइन स्टेप्स हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम था जिसमें हमने जस्ट अ मिनट ओके, सो ये 2A स्लैब का प्रॉब्लम हम देख रहे थे कि जिसमें दिया था फैक्टर लाइव लोड दिया था M20 ग्रेड Fe415 स्टील और फ्लोर फिनिश दिया हुआ है Ly और Lx। इसमें हमें पता चला था कि ये 2A स्लैब है, Ly by Lx लेस देन 2 है। तो हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। इससे पहले में हमने ऑलरेडी सब स्टेप्स देखे हुए हैं और 2 बार रिवाइज कर चुके हैं। तो लास्ट वाला स्टेप जाने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें जैसे हमने सबसे पहला स्टेप नंबर 1 जो था कि उसमें हमने कैलकुलेट किया था डेप्थ ऑफ द स्लैब। डेप्थ ऑफ द स्लैब कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले देखा था कि ये क्लॉज नंबर 24.1 के हिसाब से okay, so let us start again. So basically फर्स्ट स्टेप जो था हमारा जिसमें हमने प्रिलिमिनरी डेप्थ ऑफ द स्लैब ये हमें कैलकुलेट करना था और जिसमें जो रेशियो है कंटिन्यूस स्लैब और सिंपली सपोर्टेड स्लैब, इसका जो रेशियो था एज पर दिस क्लॉज नंबर 24.1, ये रेशियो था 35 और 40 और जिसमें हमने क्या किया था कि
जो हमारा पैनल नंबर 1 है, पैनल नंबर 1 में हमने देखा हुआ था कि हमारा टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूस होने की वजह से हमने ये इसको सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस दोनों का हमने एवरेज किया, और एवरेज निकालने के बाद में हमने इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट किया। डेड लोड हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद में डेड लोड ऑफ द फ्लोर फिनिश ऑलरेडी गिवन था। उसके बाद में नेक्स्ट जो था कि फैक्टर डेड लोड जो हमने कैलकुलेट किया 1.5 से हमने मल्टीप्लाई किया उसको। और नेक्स्ट जो था कि फैक्टर लेवल ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया था, तो हमने टोटल ऐड करने के बाद में हमें मिलता है टोटल फैक्टर लोड जो कि 15.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी हमें नेक्स्ट पार्ट जो करना था कि वो बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट्स हमें देखने थे, और टेबल नंबर 26 जो IS 456 में है उसका यूज हमें करना था। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे Ly/Lx देखा हुआ है कि Ly/Lx से 1.5 है, और ये टेबल नंबर 26 के हिसाब से हमने देखा था कि ये ऑलरेडी अल्फा एक्स मतलब कोएफिशिएंट इन शॉर्ट स्पैन एंड कोएफिशिएंट इन लॉन्गर स्पैन, ये जो कोएफिशिएंट्स है तो नेगेटिव मोमेंट के लिए अलग और पॉजिटिव मोमेंट के लिए अलग से कोएफिशिएंट्स हमें मिलते हैं, जो कि 0.075, 0.056, 0.047 और 0.035। तो इस हिसाब से हमारे पास में 4 अलग-अलग कोएफिशिएंट्स मिले थे, और उसके ऊपर से हमने मोमेंट का कैलकुलेशन किया था, और जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि जो टेबल नंबर 26 के ऊपर में ऑलरेडी उसका फॉर्मूला दिखा हुआ है, और जस्ट कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है हमें WL स्क्वायर से। तो इसके हिसाब से हमें जो मोमेंट मिलता है, तो मोमेंट हमें मैक्सिमम मोमेंट जो मिलता है शॉर्ट स्पैन में मिलेगा, और वो है नेगेटिव मोमेंट एट कंटिन्यूस एज के ऊपर में हमें नेगेटिव मोमेंट मिलता है, और पॉजिटिव मोमेंट जो हमें मिलता है तो वो है एट मिड स्पैन। और नेक्स्ट जो पार्ट था कि मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना कैलकुलेट हुआ है, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स का कैलकुलेशन हमारे पास में आया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो भी कुछ इफेक्टिव डेप्थ हमें स्टेप नंबर 1 में मिली थी, तो उसके बाद में हमें उसको चेक करना था एज पर दी मैक्सिमम मोमेंट के क्राइटेरिया के हिसाब से और शेयर फोर्स के क्राइटेरिया के हिसाब से। तो मैक्सिमम मोमेंट जो हमें मिली थी 18.6, तो उसके लिए हमने चेक किया और उसमें पता चला कि इफेक्टिव डेप्थ मैक्सिमम जो मिलने वाली है वो है 82। तो हमने स्टेप नंबर वन में तो ऑलरेडी 135 mm प्रोवाइड की थी, तो इससे ज़्यादा इफेक्टिव डेप्थ होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो कंसिडरेशन है तो वो सेफ है, और ये मोमेंट के लिए जो भी कुछ हम Okay, so there are some internet problem from my side. So sorry for that. So इफेक्टिव डेप्थ हमें 135 mm मिली थी स्टेप नंबर 1 में, और यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट के लिए जो इफेक्टिव डेप्थ लगती है वो है 82 mm। तो ये सफिशिएंट मोमेंट है, सॉरी सफिशिएंट डेप्थ है। तो डेप्थ ऑफ द स्लैब फॉर शेयर फोर्स हमें निकालना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में जो भी कुछ हमें इफेक्टिव डेप्थ मिली थी तो वो प्रॉपर है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो हमने टेबल नंबर 19 देखा, और टेबल नंबर 19 से हमें टॉस सी की वैल्यू हमें पता चली, और हमने के की वैल्यू टॉस सी इंटू के से हमें मल्टीप्लाई करना था। तो हमने जो टॉस सी इंटू के की वैल्यू जो मिली है 0.3584 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर टेबल नंबर 20 से हमें टॉस सी मैक्स जो मैक्सिमम वैल्यू है शेयर स्ट्रेंथ की वो है 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और मैक्सिमम ये जो टॉसी मैक्स है और ये टॉसी कम है, टॉसी मैक्स है, और लास्ट वाला जो हमें देखना था
वो है tau v, जो कि नॉमिनल shear stress VU डिवाइड बाय BD। तो यहाँ पे हमें जो पता चलता है कि tau v इज लेस देन tau c लेस देन tau c max। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव डेप्थ हमने जो भी कुछ प्रोवाइड किया है स्टेप नंबर 1 में, तो वो प्रॉपर है, हमें कुछ बढ़ाने का जरूरत नहीं है। अगर इन केस इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो केस में, मतलब जैसे कि टॉ सी से लेस देन नहीं है, या यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी कि यहाँ पे जैसे टॉ वी लेस देन टॉ सी है, लेकिन अगर ये उल्टा हो जाता है तो वो केस में हम बोल सकते हैं कि एक आधा जो इफेक्टिव डेप्थ का जो वैल्यू है तो वो हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो एनीवेज हमारा जो डेप्थ था वो मोमेंट और शेयर फोर्स के दोनों के लिए सफिशिएंट है। चेक हमारा फुलफिल हो चुका था। नेक्स्ट पार्ट जो था डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील, जो हमारे पास में मोमेंट का जो जैसे चार यहाँ पे एक 18.6, उसके बाद में 13.89 और 11.66 और 18.68, इस तरह से हमारे पास में चार मोमेंट्स आया था। चार मोमेंट की वैल्यू के ऊपर से हमने एएसटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हमारे पास में चार अलग अलग एएसटी मिले थे, और उसके ऊपर से हमें कैलकुलेशंस करना था डायमीटर एंड स्पेसिंग। तो स्पेसिंग कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ध्यान में रखना है कि जैसे भी एरिया ऑफ वन बार, और हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ वन बार ए फाई डिवाइडेड बाय टोटल एएसटी और मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो 1000 हमें इसके लिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने जो वो कैलकुलेशंस किया था लोड के टाइम में, तो वो हमने 1 मीटर स्ट्रिप के लिए किया था। अगर हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मीटर विड्थ। सो डेप्थ ऑफ द स्लैब, डेड लोड ऑफ द स्लैब फॉर 1 मीटर विड्थ के लिए हमने कैलकुलेशंस किया था, तो उसकी वजह से हमें मल्टीप्लाई करना है कि 1 मीटर के लिए कितना या पर मीटर के लिए कितने बार्स लग रहे हैं, या कितने स्पेसिंग में वो बार्स लग रहे हैं। सो फर्स्ट मोमेंट जो था 18.68, तो उसके लिए अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ 1 बार डिवाइड बाय टोटल एएसटी एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000, और सिर्फ इसके लिए क्योंकि इसका मोमेंट थोड़ा सा ज्यादा है तो हमने यहाँ पे 10 mm का डायमीटर बार प्रोवाइड किया है, और बाकी जगह पे हमने 8 mm का बार प्रोवाइड किया। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम सभी इसमें 10 mm का भी बार प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वैसा भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें थोड़ा-सा और इकोनॉमी अचीव करना है तो हम कर सकते हैं कि एक जहाँ पे ज़्यादा मोमेंट है वहाँ पे हम 10 mm का बार प्रोवाइड कर रहे हैं, और बाकी जगह पे 8 mm का। तो अगर हम यहाँ पे स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं जगह पे, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हमने एएसटी कैलकुलेट किया है एरिया ऑफ 1 बार, जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो एरिया ऑफ 1 बार जैसे 10 mm डायमीटर का बार है, तो उसके लिए पाई बाय 4 इंटू 10 स्क्वायर अगर हम करते हैं तो पाई बाय 4 इंटू 10 स्क्वायर ये लगभग 78.5 इतना उसका वैल्यू आता है। इसी तरह से अगर हम पाई बाय 4 इंटू अगर हम अगर 8 mm का बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो लगभग ये 50 mm स्क्वायर इतना एरिया ऑफ 1 बार आएगा। सो एरिया ऑफ 1 बार डिवाइड बाय एएसटी हमारे पास में जैसे फर्स्ट इसमें लगभग 400 न्यूटन 400 mm स्क्वायर आया था, बाद में 300 mm, बाद में 250 mm स्क्वायर, और बाद में लगभग 210 mm स्क्वायर। इस टाइम में हमारे पास में चार अलग अलग एएसटी हमने कैलकुलेशंस किए थे लास्ट टाइम में। अब ये भी हमें देखना है कि मिनिमम एएसटी कितना लगने वाला। तो मिनिमम एएसटी जो है तो हमने देखा हुआ है कि मिनिमम एएसटी ये जो क्लॉज है 26.5.2.1, तो इसके हिसाब से लगभग 0.12% ऑफ ये हो गया विड्थ, और ये हो गया टोटल डेप्थ। तो 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 190 mm स्क्वायर आता है। तो किसी भी मतलब यहाँ पे जैसे हमने चार अलग अलग एएसटी कैलकुलेशंस किए थे, तो यहाँ पर भी अगर सपोज ये 192 mm स्क्वायर के नीचे में अगर एएसटी आपका जा रहा है
तो हमें कम से कम 192 या फिर हम उसको बढ़ा के जैसे 200 mm² का AST हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 200 के ऊपर में जहाँ पर भी AST ज्यादा है तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 200 से कम अगर AST है, अगर 150 mm² ही आ रहा है या 160 mm² आ रहा है या 170 mm² आ रहा है, लेकिन हमें तो पता है कि यहाँ पे जो ग्रॉस एरिया है, और वो ग्रॉस एरिया हमने कहीं पर भी कुछ डेप्थ कम या ज्यादा नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि सपोज कि मिडल स्पैन में आपका डेप्थ ज्यादा है, बाद में आपने कम कर दिया, फिर से बढ़ा दिया, फिर से कम कर दिया, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट होने की वजह से ये सभी जगह पे एक ही ग्रॉस एरिया लग रहा है हमारा, और उसका मिनिमम AST कितना है, तो मिनिमम AST है 192 mm²। तो अगर हमें ये पता है कि 192 mm² ये मिनिमम AST है, तो वो केस में हम चेक कर लेते हैं कि जहाँ फिर भी अगर इससे कम AST जाता है तो हमें कम से कम 192 mm² एटलीस्ट हमें देना है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं डायमीटर और स्पेसिंग सब जगह पे, हम अगर ये इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, ये है स्पेसिंग का फॉर्मूला। तो ये हो गया स्पेसिंग का फॉर्मूला, एरिया ऑफ 1 बार डिवाइड बाय AST मल्टीप्लाइड बाय 1000, और इसके हिसाब से हमारे पास में अगर हम कैलकुलेट करते हैं हर जगह पे, तो 10 mm डायमीटर ऑफ बार 200 mm सेंटर टू सेंटर, ये यहाँ पे हमें देना है। कहाँ पे देना है, तो ये टॉप स्टिल है, ये है निगेटिव मोमेंट जहां पर है तो हम बोल सकते हैं ये है टॉप स्टिल, और जहां पे पॉजिटिव मोमेंट है हम बोलेंगे उसको बॉटम स्टिल, हम उसको बोलते हैं बॉटम स्टिल। तो अगर हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं यहाँ पे, तो अगर ये क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ पे जैसे ये टॉप में बार्स आएगा, उसी तरह से यहाँ पे बॉटम में बार्स आएंगे। तो यहाँ पे टॉप में बार्स आते हैं और बॉटम में बार्स आते हैं। तो टॉप में जो बार्स है तो उसे बोला जाता है जैसे निगेटिव मोमेंट के लिए कितना AST लगेगा, और बॉटम स्टिल जो है ये बॉटम स्टिल हो गया। सो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट स्पैन देखते हैं, तो शॉर्ट स्पैन में हमें जो टॉप स्टिल देना है वो है 10 mm डायमीटर एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। और उसी तरह से अगर लॉन्ग स्पैन देखते हैं, तो लॉन्ग स्पैन में जिस तरह से हमें आता है 8 mm डायमीटर एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। और उसी तरह से पॉजिटिव मोमेंट के लिए या फिर बॉटम स्टिल के लिए 8 mm डायमीटर एट द रेट 170 mm, और 8 mm डायमीटर एट द रेट 250 mm। तो इस तरह से हमारे पास में AST का कैलकुलेशन और स्पेसिंग का कैलकुलेशन हमें मिलता है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है, ये जैसे हमने ऑलरेडी कैलकुलेशंस किया हुआ है कि 8 mm डायमीटर का बार एट द रेट अगर हम 250 mm सेंटर टू सेंटर अगर देते हैं, तो वो केस में मैक्सिमम AST कितना आता है, तो 201 mm² आता है। ये भी हमें देखना है कि मैक्सिमम स्पेसिंग मेन बार में मैक्सिमम स्पेसिंग रहती है 300 mm, और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स अगर है तो उसमें स्पेसिंग मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो 450 mm, या तो फिर 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ। तो लगभग 300 mm एंड 450 mm, ये इससे ज्यादा हमें स्पेसिंग नहीं देना है।
तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर भी ये जो टेबल है, टेबल में हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 250 ठीक है, 250 हमने ज्यादा दिया है, या ज्यादा से ज्यादा 250 सेंटर टू सेंटर ये है स्पेसिंग। और मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी अलाउड है? तो मैक्सिमम स्पेसिंग अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स बोलते हैं तो 450 और मेन बार्स है तो उसको बोलते हैं 300 सो ये मेजर पार्ट है कि अभी हमने देखा हुआ है कि अगर हम बोलते हैं टॉप में जो बार्स है, ठीक है, टॉप में जो बार है वो है 10 mm 200 mm सेंटर टू सेंटर और 8 mm 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो टॉप में हम देख सकते हैं कि 10 mm का बार यहाँ पे 10 mm एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। और उसी तरह से अगर बॉटम में देखते हैं तो बॉटम में 8 mm 170 mm, ठीक है, तो बॉटम में 8 mm डायमीटर का बार एट द रेट 170 mm सेंटर टू सेंटर। और बाकी के जितने भी बार्स है, बाकी के जितने भी बार्स है वो सब 8 mm डायमीटर ऑफ बार एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर। मतलब ये बीच में, मतलब ये स्पैन में और यहाँ पे इधर के स्पैन में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मैक्सिमम हमें जो एएसटी देना है तो 10 mm डायमीटर ऑफ बार एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर, या तो फिर 8 mm डायमीटर ऑफ बार एट द रेट 170 mm सेंटर टू सेंटर। ये जैसे बॉटम में है और वहां पे ऊपर में टॉप में और बाकी हर जगह पे 8 mm डायमीटर ऑफ बार एट द रेट 250 एट द रेट 250, ये सब जगह पे ये कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक ऐसी एक लाइन है और ऐसी एक लाइन, मतलब अगर हम प्लान में देखेंगे तो प्लान में क्या रहता है कि ये ऐसा पैरेलल जा रहा है और उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो इस तरह से, और उसके वजह से अगर हम क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो क्रॉस सेक्शन में हमें पता चलता है कि ये जो बार है ये मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ राउंड दिखाई देगा। तो ये आप अभी कितना भी हम यहाँ पे देख ले, पढ़ ले, फिर भी जब तक हम साइट में जाके नहीं देखते, स्लैब का रेनफोर्समेंट हम स्लैब साइट पे जाके नहीं देखते, ये हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो टॉप बार है, अब यहाँ पे देखिए कि टॉप बार जो रहता है, ये ध्यान में रखना है कि टॉप बार जो है ये नियर सपोर्ट, ये सपोर्ट है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है तो नियर सपोर्ट। और जो बॉटम में जो बार्स है वो है मिड स्पैन में, ये मिड स्पैन में मोस्टली मेजर पार्ट्स कवर करता है। और ये जो बीच में हमें दिख रहा है ये तो आइदर यहाँ से लेकर या तो फिर कर्टेल कर सकते हैं और या तो फिर मोस्टली इसको ऐसा ले जाके ये ऐसा कंटिन्यूअसली आता है, मतलब उसको बोला जाता है बेंट अप बार्स, कि बेंट करके ऊपर में चले गए तो उसको बोला जाता है बेंट अप बार्स। मोस्टली आप लोगों को बेंट अप बार से दिखेंगे, कर्टेलमेंट काफी कम करते हैं क्योंकि कर्टेलमेंट से आपका वो रेनफोर्समेंट आप वहां पे काट रहे हैं लेकिन ऊपर में भी वही रेनफोर्समेंट देना होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम वहां पे
जो रेनफोर्सिंग बार्स है तो हम सेम प्रोवाइड करते हैं। सो ये देखिए अभी यहाँ पे जैसे ये LY जो है, LY मतलब यहाँ पे 6000 और यहाँ पे देखिए LX जो है वो है 4000। सो LY और LX के ऊपर में भी काफी डिपेंड करता है कि ये मतलब शॉर्ट स्पैन हो गया और LY मतलब ये लॉन्ग स्पैन हो गया है। 6000 mm ये मतलब लॉन्ग स्पैन और LX मतलब 4000 mm ये हो गया शॉर्ट स्पैन। तो यहाँ पर प्लान में ये शॉर्ट स्पैन की तरफ से भी क्रॉस सेक्शन दिखाया है और लॉन्ग स्पैन की तरफ से भी दिखाया हुआ। तो उसके वजह से मतलब अगर हम यहाँ पे ये तो पता है कि ये इस तरह से बार्स है सभी जगह पे, ये इस तरह से बार्स है। तो यहाँ पर भी सेम चीज दिख रही है और यहाँ पर भी सेम चीज दिख रही है। ये 2 वे स्लैब होने की वजह से हमें सेम पता चलता है कि मोस्टली कंफ्यूजन ना करते हुए हम सेम बार सिर्फ हमें स्पेसिंग चेक करना है कि स्पेसिंग कितनी हमें मेंटेन करनी है। सपोज अगर मिनिमम स्पेसिंग है 170 mm तो हम सिंपली थ्रू आउट 170 mm भी प्रोवाइड कर देते हैं। साइट में इतना नहीं देखते कि वो यहाँ पे 170 mm है और यहाँ पे 10 mm डायमीटर बार 200 mm है, ठीक है, और यहाँ पे 8 mm डायमीटर बार 250 है। इतना नहीं देखते यहाँ पे साइट में। अगर आप जाएंगे और देखते हैं तो वहां पे आप लोगों को एक ही स्पेसिंग कोई तो भी या एक ही डायमीटर का बार जैसे 8 mm हो गया या तो फिर 10 mm हो गया, एक इधर 170 mm या तो फिर 200 mm पे कंटिन्यूअसली मेश टाइप में प्रोवाइड कर देते हैं, मेश टाइप में प्रोवाइड करते हैं। और वो देखना होता है कि बेंट अप बार्स जो है बेंट अप प्रॉपरली, जो जहां जहां पे सपोर्ट है, जहां जहां पे सपोर्ट है, सपोर्ट मतलब ये क्या है, ये तो बीम हो गया, ठीक है, ये भी बीम हो गया। तो जहां जहां पे बीम है अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो जहां जहां पे बीम है तो वहां पे आप लोगों को ऐसा पता चलेगा कि ये बेंट अप बार्स होके यहाँ पे ऊपर में चले गए हैं, ठीक है, सपोर्ट के लोकेशन पे, नियर टू सपोर्ट। तो ये हो गया जनरलाइज्ड इसमें जो हमने देखा हुआ है LY और LX के लिए। अब उसी तरह से टॉर्शनल रेनफोर्समेंट का भी यहाँ पे प्रोविजन होता है। टॉर्शनल रेनफोर्समेंट मतलब क्या है, जहाँ पे कॉर्नर है तो कॉर्नर में हमें एक मेश टाइप प्रोवाइड करनी है। सिंपली टॉप और बॉटम बार्स में इस तरह से सिंपली एक मेश प्रोवाइड करनी है। तो मेश प्रोवाइड करनी है, चलो ठीक है, लेकिन इसका डायमीटर कितना होना चाहिए और इसका स्पेसिंग कितना होना चाहिए वो कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला दिया है। टॉर्शनल रेनफोर्समेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए बोला जाता है कि जो भी कुछ लेंथ है, लेंथ होनी चाहिए, जो मिनिमम लेंथ है LX, तो जो मिनिमम लेंथ है 4000 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 1/5 ऑफ द शॉर्टर स्पैन कितना होता है, 1/5 ऑफ द शॉर्टर स्पैन 800 mm यहाँ पे आर टू बी प्रोवाइडेड इन 4 लेयर्स, ठीक है। और हर एक लेयर में सिर्फ 0.75 टाइम्स स्टील यूज्ड फॉर द मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट। अब यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट के लिए कितना लिया हुआ है हमने, ये देखिए बॉटम स्टील मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट के लिए हमने लिया हुआ है 8 mm 170, ठीक है।
8 mm 170 हमने बोला हुआ है, तो हम क्या करते हैं सिंपली उसका 75 mm, सॉरी 75% हमें उस AST का देना होता है। उस AST का देना होता है तो मतलब क्या, मतलब उसका मीनिंग क्या रहेगा? तो मीनिंग यही रहेगा कि पहले में जो AST का यहाँ पे जैसे स्पेसिंग था 8 mm 170 mm पे था, तो वो अगर हम 75% ही सर देना है, मतलब 25% कम कर दिया, मतलब 25% कम करना मतलब क्या हो गया, उस स्पेसिंग को बढ़ाना। तो स्पेसिंग को अगर हम बढ़ाते हैं 8 mm जो है 200 mm सेंटर टू सेंटर अगर हम प्रोवाइड करते हैं, और उसी तरह से यहाँ पे ये देखिए, अभी ये C1 जो है, C1 एक टाइप है और C2 एक टाइप है। तो C1 और C2 ये जो दो टाइप्स हमने देखा हुआ था एकदम शुरू का अगर हम डायग्राम निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए C1 मतलब ये एक्सट्रीम कॉर्नर और C2 मतलब यहाँ पे। तो हमें इस कॉर्नर में ये C1 कॉर्नर, ये C2 कॉर्नर, ये C2 कॉर्नर, ऐसे 3 कॉर्नर्स में हमें कितना AST प्रोवाइड करना है। तो AST जो इस तरह से हमने बताया कि एज इन टर्म्स ऑफ मेश हमें प्रोवाइड करना है, तो कितना प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे देखिए 800 mm एक्स डायरेक्शन में और Y में 1600 mm। ठीक है, C2 और फिर से जिस तरह से X है 1600 है और यहाँ पे 800 है, तो जिस तरह से डायग्राम में हमने देखा हुआ है एक डबल हो जाता है। C1 जो है 800 बाय 800 mm, C1 ये जो है ये है 800 बाय 800, ये हो गया 800 बाय 800, और यहाँ पे ये 800 है और ये इसका डबल हो गया यहाँ पे, ये इसका डबल हो गया यहाँ पे। तो ये टॉर्शनल रेनफोर्समेंट हो सकता है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ध्यान में रखना है, सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी है, 1/5 ऑफ द शॉर्टर स्पैन उसका लेंथ, और सिर्फ 75% ऑफ द मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट। मतलब सीधे सीधे स्पेसिंग को बढ़ा दो, स्पेसिंग को बढ़ा दो, डायमीटर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, डायमीटर को सेम ही रखो, बस हो गया। ये नंबर ऑफ बार्स अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन ये नहीं दिया तो भी चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये उतने मतलब 800 mm के लिए कितना लगेगा, डिवाइड बाय 200 करेंगे, 1600 डिवाइड बाय 200 करेंगे तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखिए, 1/5 ऑफ द शॉर्टर स्पैन और 0.75%, ये दो चीजें ध्यान में रखना है। और एक कॉर्नर रहेगा C1 और दो कॉर्नर्स रहेंगे C2। अगर ऐसे कॉर्नर्स है तो यहाँ पे हमें टॉर्शन रेनफोर्समेंट इस तरह से देना है, और ये सिर्फ सिंपली मेश है, 8 mm डायमीटर ऑफ बार, 200 mm सेंटर टू सेंटर, टॉप और बॉटम में दोनों में, टॉप और बॉटम में दोनों जगह पे हमें देना होता है, मतलब यहाँ पर भी देंगे, यहाँ पर भी देंगे। कितने डिस्टेंस के लिए? सिर्फ 800 mm, 800 mm। तो इस तरह से इसका टॉर्शनल रेनफोर्समेंट और बाकी का रेनफोर्समेंट हमें देना होता है। लेकिन ध्यान में रखिए, ये हम जितना भी पढ़े उससे अच्छा है कि आप एक बार सिर्फ साइट पे जाके सिर्फ आप AST किस तरह से प्रोवाइड करते हैं बस इतना देख लीजिए, और कुछ नहीं। बाकी का सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, वो तो हमने देखा है, लेकिन इस डायग्राम आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगी, कितना भी उसको बताऊं मैं, अगर आप जब तक कि आप खुद होके साइट पे जाके नहीं देखते कि ये किस तरह से प्रोवाइड किया है, ये किस तरह से प्रोवाइड किया है। सो वो ऑलरेडी मैंने ये असाइनमेंट दिया हुआ है कि आपको सबमिट करनी है ये असाइनमेंट। ठीक है, ओके, अभी हम ऑलरेडी 1 मिनट ही बचा हुआ है, तो आप एक काम कर लीजिए, आज के टाइम में आप सिर्फ चैट बॉक्स में आपका नाम और रोल नंबर एज अटेंडेंस करके डाल दीजिए।
थैंक यू। इसको कुछ भी डाउट है या मेजरली हमने तो एएसटी देखा हुआ है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इसके कुछ भी कैलकुलेशन से कुछ भी डाउट है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए या कुछ भी कॉल करके भी पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, वहीं पे वहीं हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन ध्यान में रखिए स्लैब का एएसटी जरूर साइट पे जाके एक बार चेक कीजिए। टॉर्शनल रेनफोर्समेंट आपको नहीं दिखेगा, बहुत कम जगह पे मिलेगा टॉर्शनल रेनफोर्समेंट। टॉर्शनल रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते ऑलमोस्ट, काफी इंपॉर्टेंट अगर बिल्डिंग है तो ही तभी प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको टॉर्शनल रेनफोर्समेंट साइट पे। लेकिन जनरलाइज रेनफोर्समेंट तो जरूर मिलेगा। ओके, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।